साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रश्नों की इस सीरीज में फिर से आपके सामने उपस्थित हूं और 10 प्रश्न हम हल करेंगे और ये 10 प्रश्न अपने मटेरियल में से ही हैं, जो हमने अभी तक पढ़ाया है उनमें से ही हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आप इनको हल करके देख सकते हो। मुख्य रूप से हम आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सेकेंड ग्रेड परीक्षा को लेकर अध्ययन कर रहे हैं, उसके सिलेबस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी वो सिलेबस किसी भी एग्जाम में है तो आप यहां से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 2 के तथा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? देखो, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, 42वां संशोधन 1976 और 44वां संशोधन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। साथियों, इस प्रश्न को आप डी आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में, जो कि दल बदल अधिनियम से संबंधित थी। तो आप सोच सकते हो कि इसमें से कोई नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इसका आंसर ए आएगा, क्योंकि सिक्किम से संबंधित जब उसको शहर राज्य अपना बनाया गया तो संविधान में 35वां संशोधन किया था और अनुच्छेद 2 क जोड़ा था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि बाद में 36वें संविधान संशोधन के तहत उसको इस अनुच्छेद को और इस अनुसूची को हटा दिया गया था। तो बाद में फिर 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो 52वें संशोधन से पहले एक बार 35वें संशोधन के माध्यम से भी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे की प्रमुख विशेषता है? क्या है? देखो, शक्तियों का विभाजन, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की नियुक्ति। देखो, शक्तियों का विभाजन भारतीय संघीय ढांचे की प्रमुख विशेषता है। साथियों, संघीय ढांचा, कई बच्चे जिन्होंने संघीय व्यवस्था को पढ़ नहीं रखा है, तो संघ का मतलब वो ये सोचते हैं कि एकजुट होना, एक जगह केंद्रित होना, जबकि ऐसा नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था का स्पष्ट रूप से है कि शक्तियों का विभाजन, और संविधान में ही शक्तियों का विभाजन कर रखा है। तो संविधान में केंद्र और राज्यों को संविधान से शक्तियां मिली हुई है, ना कि हमारे राज्यों को केंद्र से शक्तियां मिली हुई है। तो शक्तियों का विभाजन, ये एकल नागरिकता, राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारे के सारे एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। शक्तियों का विभाजन आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 50, 124, 368, 19। इसमें स्पष्ट है 50, क्योंकि अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक है, तो सीधी सी बात है, न्यायपालिका पर कार्यपालिका का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा, जो कि अपने आप में स्वतंत्र निकाय है। तो यहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है अनुच्छेद 50 में। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान के संघीय ढांचे की पहचान किसके द्वारा होती है? उसी से संबंधित एक और प्रश्न है, शक्ति का क्षैतिज विभाजन, शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन, संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा। देखो, शक्तियों का क्षैतिजीय विभाजन होता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तो है शक्तियों का क्षैतिजीय विभाजन, हॉरिजेंटल, और ऊर्ध्वाधर विभाजन है केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, और उसके बाद हम स्थानीय शासन को भी ले सकते हैं। तो शक्तियों का ऊर्ध्वाधर विभाजन, इसका आंसर हो जाएगा संघीय शासन। जो संघीय ढांचे है, हमारा संघीय शासन व्यवस्था है, उसकी पहचान हम इससे कर सकते हैं कि हमारे
शासन व्यवस्था में जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर अब बाद में स्थानीय स्वशासन को भी शक्तियां मिली हुई हैं, जो कि संघीय ढांचे से कहीं एक कदम और ज्यादा है। तो ये इसमें बी आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में महिला आरक्षण का उल्लेख कहाँ है? इसमें सीधा सीधा अनुच्छेद 15(3) हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 6ठा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के लिए द्विसदनीय प्रणाली का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 168, 170, 171, 173। अनुच्छेद 168 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि राज्य का एक विधानमंडल होगा, जहां एक सदन होगा उसका नाम विधानसभा होगा, जहां 2 सदन होंगे वहां विधानसभा और विधान परिषद होगी। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी क्लियर है। प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न है, आपात की उद्घोषणा शब्दावली किस अनुच्छेद से संबंधित है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपात की उद्घोषणा। देखो साथियों, आपातकाल हम पढ़ते हैं, लेकिन केवल आपात की उद्घोषणा आप 352 पढ़ते हो, 356 पढ़ते हो, 360 पढ़ते हो। जब तक बच्चा डिटेल में नहीं पढ़ता है तो वो बस आपातकाल को एक ही चीज समझता है, जबकि आपात की उद्घोषणा केवल और केवल अनुच्छेद 352 से संबंधित है। यहां 356 के लिए संवैधानिक तंत्र की विफलता का शब्द का प्रयोग किया गया है, 360 में वित्तीय साख से संबंधित बात की गई है, और ये केंद्र और राज्यों के निर्देश देने की बात है इसमें, कि निर्देश दे सकते हैं, अगर वो राज्य उनकी पालना नहीं करता है तो फिर ऐसा मान लिया जाएगा कि संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है। तो आपात की उद्घोषणा आंसर बी हो जाएगा। 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायोचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा का संकेत पहली बार किस मामले में दिया गया है? देखो, न्यायोचित प्रक्रिया कह सकते हैं या उचित प्रक्रिया कह सकते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसका गोपालन से कोई मतलब नहीं है, केशवानंद भारती से भी नहीं है, गोलकनाथ से संबंध भी नहीं है। मेनका गांधी में ये विचार निकल के आया, न्यायोचित प्रक्रिया या गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार या अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या होती है वो यहीं से निकल कर आती है। और फिर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 का कितने बड़े स्तर पर विस्तार हो चुका है। चलिए, 9वां प्रश्न है, किस संशोधन ने संविधान में मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या का प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया है? तो मूल संरचना का सिद्धांत था, कौन सा था? केशवानंद भारती केस था। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, 42वां संशोधन है, क्योंकि 42वें संशोधन में बहुत बड़े स्तर पे संशोधन हुआ है, जिसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। एक आंतरिक अशांति के नाम पर जब आपातकाल लगा था, ये उस दौर में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संशोधन किया गया था। संविधान में बड़े संशोधन किए थे और कार्यपालिका शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, या इसमें ऐसे संशोधन किए थे कि कार्यपालिका के पास ज्यादा शक्ति आए, इस तरह की इसमें बातें थी। लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत संसद की लोक लेखा समिति का गठन किस अनुच्छेद में होता है? लोक लेखा समिति का गठन किस अनुच्छेद में है? ध्यान से देखना साथियों प्रश्न। लोक लेखा समिति अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का प्रावधान करती है, 268 टैक्स व्यवस्था से संबंधित है, और ये संचित निधि से संबंधित है। तो ध्यान रखना, लोक लेखा समिति, लोक लेखे, इस 66 में लोक लेखे की चर्चा होती है, लेकिन लोक लेखा समिति है जो कि संसदीय समिति है। संसदीय बहुत सारी समितियां हैं जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। तो साथियों, ये हमारा आज का एक छोटा सा सेशन था। इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे, लगातार इसी तरह के प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित रहें। प्रश्न थोड़े से इनको स्टैंडर्ड मान सकते हो, अगर डिटेल से पढ़ते हो तो फिर स्टैंडर्ड नहीं है, फिर कह लो आराम से, आपके लिए बिल्कुल एकदम चुटकियों का खेल है। बाकी हाँ, प्रश्न ठीक ठाक है, जो एक सिलेक्शन के लेवल के प्रश्न है, साधारण लेवल के प्रश्न नहीं है, या फिर ये कहें कि तथ्यों के प्रश्न नहीं है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के प्रश्न है।
धन्यवाद।